Hello friends. So today we will discuss our next lecture on local self-government. We have already discussed the taxation as well as non-taxation revenue of panchayats as well as municipalities. Now we will discuss what are the issues in the financial domain of the panchayat and municipalities. So what issues they face in the financial domain and what are the solutions to reform to undertake reforms in the financial domain. So without wasting any time, we'll starting with the lecture. So first issue is low OSR. OSR is own source of revenue. So what do you mean by own source of revenue? Own source of revenue means that the panchayats and municipalities, they don't have the power or authority to earn their own revenue. तो कैसे अर्न कर सकते हो आप रेवेन्यू? आप बिजनेस से अर्न कर सकते हो, कुछ बिजनेस करके, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि टैक्सेशन से या नॉन टैक्सेशन से, तो टैक्सेशन जो कि आप टैक्स इम्पोज कर रहे हो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, एंड सेकंड इज नॉन टैक्सेशन, दैट इज कोई सर्विस दे रहे हो, यानी कि कुछ बिजनेस, यू आर प्रोवाइडिंग सम सर्विस एंड यू आर अर्निंग दी रेवेन्यू, ठीक है ना। तो कुछ आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी तो आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। तो दो तरीके हैं, टैक्सेशन एज वेल एज नॉन टैक्सेशन। उसके अलावा ग्रांट्स वगैरह की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनका दो है, या तो एक सर्विस दे के आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हो करते हो, या फिर टैक्स इम्पोज करके करते हो। तो ये इनका बहुत लो OSR है। वो क्यों है? क्योंकि जो फाइनेंसेस इनको डिवॉल्व करने चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, क्योंकि ये सो देयर आर सम टू टाइप्स ऑफ प्रोविजंस, वन इज मैंडेटरी प्रोविजंस एंड अनदर इज वॉलंटरी प्रोविजंस। तो ये वॉलंटरी प्रोविजंस में आता है कि जो भी फाइनेंसेस जो भी इनको टैक्स की पावर देनी, अथॉरिटी देनी है कि वो किस किस आइटम के ऊपर टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाटर टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, लाइटिंग टैक्स, ये कंजर्वेंसी टैक्स, ये सैनिटेशन टैक्स, देन दे कैन इम्पोज इवन प्रॉपर्टी टैक्स, लैंड टैक्स, व्हीकल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, बहुत टाइप ऑफ टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था, यानी कि लास्ट लेक्चर में बताया था। तो कल मीन्स क्या है, बिकॉज आई हैव टेकन दैट लेक्चर यस्टरडे ओनली। तो कहने का मतलब है कि उनकी टैक्सेशन सोर्स और जो नॉन टैक्सेशन है, जो सर्विस देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए आपने सैनिटेशन सर्विस देनी है, तो आप उसके ऊपर आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। फेरी सर्विस दे रहे हैं आप, ठीक है ना। देन अगर फायर फाइटिंग सर्विस है तो उसके ऊपर आप रेवेन्यू, मतलब कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसके ऊपर कोई आप, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स क्लीनलीनेस सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई भी सर्विस देने में आप जो रेवेन्यू अर्न करते हैं, तो ये क्योंकि वॉलंटरी प्रोविजंस है, तो प्रॉब्लम ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स ने ये फंक्शंस डिवॉल्व नहीं किए हैं और ये फाइनेंसेस की अथॉरिटी इनको नहीं दी है, मोस्ट ऑफ दी स्टेट लेजिस्लेचर्स। और बहुत स्टेट्स में तो इतनी बुरी स्थिति है कि कोई फाइनेंस ही, कोई पावर ही नहीं दी है कि जो ग्रांट मिल रहा है उससे ही काम चलाना पड़ेगा। कोई ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू अर्न करने का मैकेनिज्म या फिर अथॉरिटी डिवॉल्व ही नहीं की गई है स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, क्योंकि 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट ने ये जो अथॉरिटी है ये दे दी है स्टेट लेजिस्लेचर को, कि वो क्या डिवॉल्व करना चाहती है अथॉरिटी। जो टैक्सेशन सोर्स है, नॉन टैक्सेशन सोर्स, वो जो डिवॉल्व करना चाहती है, वो अपना पंचायती राज एक्ट पास करेगी और उसके अंदर बताएगी कि फला फंक्शन ये परफॉर्म करेगा और फला पर्टिकुलर ये रेवेन्यू अर्न कर सकता है टैक्सेशन इम्पोज करके, सर्विस देकर। तो दिस इज़ दी मेजर इशू। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो ये तो सबको प्रॉब्लम तो सबको पता है कि इनके पास अथॉरिटी नहीं है, बट इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है इनके पास कि इनको डिवोल्यूशन करना पड़ेगा फंक्शंस, ठीक है ना। फंक्शंस का डिवोल्यूशन करना पड़ेगा। फंक्शन का डिवोल्यूशन का मतलब कि जो भी फंक्शंस 29 और 18 जो कि वॉलंटरी प्रोविजंस में आते हैं, फंक्शंस को डिवॉल्व ही नहीं किया गया है। वही मैंने बताया कि दोनों वॉलंटरी में है कि फंक्शंस भी डिवॉल्व करने हैं और फाइनेंसेस भी डिवॉल्व करने हैं। तो ये दोनों ही डिवॉल्व नहीं किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो सबसे पहले तो आपको डिवोल्यूशन करना पड़ेगा फंक्शंस का। तो जब आप फंक्शंस का डिवोल्यूशन कर देंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने सैनिटेशन का इनको दे दिया अथॉरिटी कि पंचायत सी सैनिटेशन, और म्यूनसिपैलिटी सिटी में पंचायत अपने पर्टिकुलर विलेज में ये सैनिटेशन मैनेज करेंगी, ठीक है, सैनिटेशन एक्टिविटी ये परफॉर्म करेंगी। तो जब आपने सैनिटेशन का इनको फंक्शन दे दिया, तो आप पर्टिकुलर कानून भी पास करें। तो सेकंड पॉइंट है लॉ एंट्रस्टिंग दोज फंक्शंस। तो आपको एक कानून भी पास करना पड़ेगा
जिसके द्वारा सैनिटेशन का फंक्शन आप उसको दे, सैनिटेशन का उस कानून के अंदर आपको लिखना चाहिए कि ये सैनिटेशन का फंक्शन पंचायत परफॉर्म करेंगी एंड ये सैनिटेशन का फंक्शन आपका म्यूनिसपैलिटीज़ परफॉर्म करेंगी अर्बन एरिया में, एंड रूरल एरिया में पंचायत परफॉर्म करेंगी। मान लीजिए सैनिटेशन रिलेटेड आप कोई भी एक कानून बनाते हैं, उसमें आप डिफाइन कीजिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी एंड लोकल बॉडीज़ क्या करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्लियरली डेलिनिएट करना पड़ेगा पावर्स ऑफ द स्टेट एज वेल एज पावर्स ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दैट इज़ द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन द लॉ इटसेल्फ, लॉ के अंदर ही आपको बताना पड़ेगा। और जब आप लॉ में ये बताओगे कि क्या फंक्शंस परफॉर्म करेंगी पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, देन आपको उसी के अंदर फाइनेंस का प्रोविजन भी रखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ टू फुलफिल दोज फंक्शंस। सो उन फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए उन फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, क्या एक्टिविटीज़ सैनिटेशन के अंदर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ कर सकती हैं और क्या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ये स्टेट गवर्नमेंट को बताना चाहिए। और जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगी उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड फाइनेंस है ये लॉ के अंदर ही प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। यानी कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो फाइनेंसेस ये अर्न कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, जो फाइनेंसेस देने चाहिए वो फाइनेंसेस को आप स्टैट्यूटरी बना दो। यानी कि वो फाइनेंसेस का प्रोविज़न आपको कानून के अंदर ही बताना होगा। इससे क्या होगा, स्टैट्यूटरी हो जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट इज़ बाउंड, मतलब स्टेट गवर्नमेंट बाउंड हो जाएगी टू डिवॉल्व दोज फाइनेंस। एक तो डिवॉल्व दोज फाइनेंस करने के लिए यानी कि फाइनेंस देने के लिए भी, और साथ में अगर कानून के अंदर लिख जाएगा तो पंचायत के बाद भी बहुत छोटी हो जाएगी कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वो टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। जैसे सैनिटेशन, जैसे कहीं आपको साफ़ सफाई करनी है तो ऑब्वियसली आपको क्लीनलीनेस टैक्स आप इम्पोज कर सकते हो, या उस सर्विस के अगेंस्ट आप पैसा चार्ज कर सकते हो, कोई फीस आप चार्ज कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास लॉ OSR है जो कि है, तो इसका सोल्यूशन यही है कि कानून आपको पास करना चाहिए, और कानून मतलब इट शुड बी मेड स्टैट्यूटरी। So the provisioning of imposing tax as well as earning revenue by performing any service or doing any service, so charging fees for that, so that should be made a part of the law, that should be made statutory so that it may be enforceable। ये enforceable हो जाएगा, और अगर तो enforceable हो गया तो आप कोई भी टैक्स इम्पोज कर सकते हैं या आप कोई भी फीस चार्ज कर सकते हैं, या साथ में अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट को भी फाइनेंसेस डिवॉल्व करने पड़ेंगे। तो सिमिलरली जैसे मैंने बोला, ऐसी वाटर के लिए हो गया, ऐसी आपका लाइटिंग के लिए हो गया, तो किसी भी जो भी आपको एक पर्टिकुलर वो देनी है, सर्विस देनी है, पर्टिकुलर आपको एक्टिविटी फंक्शन परफॉर्म करना है, उसके लिए आपको वो जो प्रोविजनिंग है दैट शुड बी मेड स्टैट्यूटरी। ठीक है, तो मेन पॉइंट इसके अंदर यही था। सो दैट शुड बी मेड स्टैट्यूटरी इन नेचर। ठीक है, सो देयर इज अ पॉइंट, आई विल स्पेल इट आउट सो यू कैन राइट इट डाउन। So whatever functions, whatever finances they can earn by imposing tax or by levying tax or by charging fees in lieu of performing any services, so that should be made a part of the law, that should be made statute, that is the solution। ठीक है, अब हम एक ये प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट इशू इज law devolution from states। So we have already discussed that they have law on source of revenue, that they don't possess the authority to impose tax whatever on whatever functions entrusted to them and charge fees on the service provided to the common masses। Second issue is the law devolution from states। As we have already discussed in the last lecture that local self government or local institutions, they get finance from the state also in the form of revenue based on the recommendations of the state finance commission। ठीक है ना, जैसे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से आता है स्टेट्स को, ऐसी स्टेट फाइनेंस कमीशन से इनको मिलता है रेवेन्यू। सो लॉ डेवोल्यूशन होता है उसमें। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर जो भी स्टेट फाइनेंस कमीशन, क्योंकि दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, दो इश्यूज़ हैं।
एक तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का सेटअप ही नहीं होता है, जो पीरियडिकली सेटअप है इन एवरी 5 years, दैट हैज़ नॉट बीन डन इन मैनी ऑफ द स्टेट्स. सो दैट इज़ वन ऑफ द इशू कि वो सेटअप ही नहीं होता है, उनका स्टैब्लिशमेंट ही नहीं होता है बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, वो स्टैब्लिशमेंट ही नहीं होता है. एंड सेकेंड इशू इज़ कि इवन अगर स्टैब्लिशमेंट हो रहा है और जो भी वो रिकमेंडेशंस दे रहा है उसके बावजूद भी उसके रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशंस आर नॉट बाइंडिंग, दैट वी ऑलरेडी नो. So because they are not binding, they are only recommendatory in nature. So it is up to the state government or the state legislature to accept or reject those recommendations. Even they have been accepted, so you need to implement those recommendations. So there is a big gap we have seen in the implementation of the recommendations of the State Finance Commission. So there is a very low devolution from the states, as we have seen. This is another one of the issue faced by the panchayats and municipalities. Now what is the solution? Solution is functions vis-a-vis finance. So as we already know that there are 29 functions being entrusted to the panchayats and 18 functions to the municipalities. तो आपको करना क्या है, आपको जो भी फंक्शंस उनको इंटरेस्ट किए गए हैं आपके पंचायती राज एक्ट में, स्टेट लेजिस्लेचर ने जो भी फंक्शंस डिवोल्व किए हैं उसको अप्रोप्रिएट फाइनेंस के साथ आपको मैचिंग करनी है. मैचिंग करनी है मतलब आपको फाइनेंस का प्रोविजनिंग भी साथ ही करना है. वो कहाँ करना है मैं बताता हूँ आपको. वो आपको करना है इन दी बजट इटसेल्फ. आप जानते हैं कि यूनियन बजट एंड स्टेट बजट होता है ना. यूनियन स्टेट बजट, यूनियन बजट हमारा आता है 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर. वो चेंज हो गया ना अभी, तो पहले तो सो इट इज़ नॉट 1 फरवरी, इट इज़ आई थिंक 28 फरवरी, आई थिंक इट इज़ 1 फरवरी. हाँ, तो 1 फरवरी को आता है. अभी पहले तो लास्ट फरवरी में आता था, अभी 1 फरवरी में इसको प्रीपोन कर दिया है. सिमिलरली ऐसे ही स्टेट का बजट होता है. हर स्टेट अपना रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बजट के माध्यम से प्रस्तुत करता है स्टेट लेजिस्लेचर में, जनता के समक्ष रखा जाता है कि कितना पैसा अर्न किया है, कितना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, कितना पैसा अर्न करने वाले हैं, ठीक है, ये सब प्रस्तुत किया जाता है. तो बजट के माध्यम से क्या प्रोविजनिंग करनी चाहिए कि जो भी आपको फंक्शंस इंटरेस्ट किए गए हैं बजट में ही उसका फाइनेंस को आपको रखना चाहिए, बजट के अंदर ही प्रोविजनिंग रखनी चाहिए. तभी जो फंक्शंस हैं उसके विज़ फाइनेंस भी आपको वहाँ पे बताने चाहिए कि ये फंक्शन हमने बताया दिया है, जैसे हमने लाइटिंग का फंक्शन दिया है, या फिर हमने रूरल, या हमने मान लीजिए स्कॉलरशिप्स का दिया है कि स्कॉलरशिप्स नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय दी लोकल अथॉरिटीज़. तो स्कॉलरशिप्स वो कैसे करेंगे अगर उनके पास फाइनेंस तो देगा ना, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट. तो अगर उस स्कॉलरशिप्स का प्रोविजनिंग की है गवर्नमेंट ने, तो फाइनेंस की भी प्रोविजनिंग बजट के अंदर ही करनी होगी. तो पंचायत सेक्टर एक विंडो बजट के अंदर ही होनी चाहिए जिसमें जो भी फंक्शंस पंचायत को करने हैं उस पर्टिकुलर साल में या म्यूनिसिपैलिटीज़ को करने हैं उसका बजट में ही फाइनेंस का प्रोविजनिंग आपको करनी चाहिए. सो एंड रेवेन्यू शेयरिंग टू बी मेड स्टैट्यूटरी. वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वो स्टैट्यूटरी आपको करना पड़ेगा, यानी कि जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है स्टेट फाइनेंस कमीशन की, दे शुड बी मेड नॉट रिकमेंडेटरी बट बाइंडिंग. वो बाइंडिंग होनी चाहिए. तो दो इसमें प्रोविजनिंग करनी होगी, बजट के अंदर ही रेवेन्यू का आपको प्रोविजनिंग करनी होगी एंड रेवेन्यू शेयरिंग टू बी मेड स्टैट्यूटरी. जो भी फाइनेंस कमीशन रेवेन्यू शेयरिंग की बात कर रहा है वो स्टैट्यूटरी करना चाहिए, ठीक है. फाइनेंस कमीशन दैट इज टू बी मेड स्टैट्यूटरी विच मीन्स मैंडेटरी हो जाएंगी, है ना, मैंडेटरी. I think it is not visible, so I'll write with another pen. So this is mandatory. ठीक है. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था इसमें कि आपको बजट के अंदर ही वो पैसा अलॉट करना पड़ेगा. तो बजट के अंदर आपने अलॉट कर दिया जो भी आप स्कीम्स या जो भी आप फंक्शंस उनके द्वारा करवाना चाहते हैं, जो भी आपने डिवोल्व किए हैं, ठीक है, और उनकी रेवेन्यू शेयरिंग को मैंडेटरी आपको स्टेट फाइनेंस कमीशन में करना पड़ेगी. ये दोनों चीज़ आपको करनी पड़ेंगी, तभी आप जो है उनको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मनी आप उनको डिवोल्व कर पाएंगे, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट इशू है, सो इशू ऑफ टाइड एंड टाइड ग्रांट इज अनदर वन ऑफ द इशू फेस्ड बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. नाउ व्हाट इज द इशू ऑफ टाइड एंड टाइड ग्रांट?
as you already know that one of the recommendation of the State Finance Commission is to allot the and is to recommend the grants which are required, which are has been entrusted to the local self government by the state government. So that grants may be in the form of two types: tied grant and untied grant. So tied and untied we have already discussed. So tied is, it is tied to some scheme or tied to some already defined function, and untied is, so the panchayat and municipalities, so they can use those grants as per its requirement or as per their consigns, but definitely not for administrative expenses, not for salary and all those things. So untied के लिए आप obviously salary वगैरह के लिए तो नहीं यूज़ करोगे, कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए करोगे, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू, वट एवर डेवलपमेंटल एक्टिविटी यू वांट टू अंडरटेक. बट टाइड किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ हुआ. जैसे टाइड का एग्जांपल आप समझ लीजिए. टाइड जैसे मान लीजिए आया कि लेटरिन कंस्ट्रक्शन है ना, लेटरिन कंस्ट्रक्शन के लिए टू रिजॉल्व द इशू ऑफ ओपन डेफिकेशन, ठीक है ना, लेटरिन कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए आ गया और वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए आया है. सो दैट इज दी वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ टाइड ग्रांट. एंड अनटाइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सो दिस इज, एंड व्हाट इज द इशू हेयर? सो द इशू हेयर इज ऑब्वियसली, वन ऑफ द इशू इज कि ग्रांट्स का जो प्रोविजनिंग की गई है स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट वो ग्रांट नहीं देती है. एक तो यही इशू है. हम जानते हैं कि पैसा देती ही नहीं है, क्योंकि द फाइनेंस स्टेट गवर्नमेंट इज ऑलरेडी टाइट ऑन इट्स फाइनेंसेस. सो इसको ही पैसा कम पड़ता है तो ये नीचे कैसे देगी, ये बहुत बड़ा इशू है. तो एक तो इशू यही है. दूसरा इशू ये है कि इट इज ऑलवेज टाइड इज ग्रेटर देन अनटाइड. ये हमेशा होता है कि टाइड ग्रेटर देन अनटाइड है, यानी कि जो स्कीम स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, जैसे मान लीजिए बाइसिकल डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम है, जैसे एसपी गवर्नमेंट ने यूपी में चलाई थी. तो क्या था बेसिकली इसमें, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के वहाँ पे उनके लेवल पे भी ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था. तो दैट इज़ अ टाइड ग्रांट. कि जो भी स्कीम, जैसे लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम हो गई, ठीक है ना, तो बेसिकली क्या करती है, मोर ओवर एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पे काम करती हैं ये पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज. सो इफ अगर टाइड ग्रांट ज़्यादा है तो एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं ये, एक तरह से कहा जाए कि जो भी स्कीम गवर्नमेंट चला रही है, कोई स्कॉलरशिप की स्कीम है, कोई एजुकेशन, कोई एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है कि एम्प्लॉयमेंट भत्ता देना है, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट भत्ता देना है. अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो एम्प्लॉयमेंट भत्ता आपको मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता, ठीक है. कुछ भी हो सकता है, शेल्टर देना है लोगों को, तो शेल्टर आपको, नाइट शेल्टर्स यू हैव टू बिल्ड. सो एनी टाइप ऑफ एनी टाइड ग्रांट कैन बी देयर. तो ये इम्प्लीमेंट करते हैं बेसिकली. इनके पास फ्रीडम नहीं होती, अनटाइड ग्रांट कम होता है तो इनके पास फ्रीडम नहीं होती. अनटाइड ग्रांट में क्योंकि कम पैसा मिलता है तो उनके पास फ्रीडम नहीं है कि जो ये स्कीम, जो ये डेवलपमेंट एंड एक्टिविटी एज पर इट्स नीड ये चाहें, वो नहीं हो पाती, ठीक है. सो अब टाइड की वजह से क्या होता है, अगर टाइड ज़्यादा है तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम ये आती है टाइड ग्रांट की वजह से, क्योंकि टाइड ग्रांट ज़्यादा है तो फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर एरिया में, इसके बावजूद कि उस एरिया में उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की या उस पर्टिकुलर फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भी आपको, क्योंकि टाइड ग्रांट है तो भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, क्योंकि एक्टिविटी मैपिंग तो है नहीं. एक्टिविटी मैपिंग भी करनी चाहिए आपको, वो अलग चीज़ है, दैट इज़ अलग अनदर प्रोविज़न, वो फाइनेंस में हम नहीं समझ रहे हैं. बट एक्टिविटी मैपिंग यही होता है कि जो भी एक्टिविटी लोकल लेवल पे चाहिए करने को, उस एक्टिविटी के हिसाब से स्कीम बननी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक गांव है, वहाँ पे पुअर पीपल ज़्यादा रहते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ज़्यादा लॉन्च करने चाहिए आपको. तो दैट इज़ वन ऑफ द एक्टिविटी मैपिंग. कहीं कोई गाँव है, वहाँ पे ऑब्वियसली पानी की कमी है, तो ऑब्वियसली आपको पानी के ऊपर ध्यान देना है. कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इस टाइप की चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए, जिस चीज़ की जहाँ पे रिक्वायरमेंट है. तो एक्टिविटी मैपिंग होनी चाहिए, हर एक के बारे में पता होना चाहिए, हर एक की मैपिंग होनी चाहिए गांव की और एरिया की, जिसके माध्यम से जो भी सरकारें स्कीम्स लॉन्च कर रही है तो उस मैपिंग के हिसाब से वो स्कीम का, जो पर्टिकुलर स्कीम जो वहाँ पे चाहिए स्कीम, उसी स्कीम को वहाँ पे लॉन्च किया जाए और उसी स्कीम का फिर वहाँ पे फ़ायदा दिया जाए. पता लगा वहाँ पे ऑलरेडी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी already they are well off people, or they are they already they have their own businesses they are running,
एंड स्टिल यू आर रनिंग मनरेगा स्कीम, तो मनरेगा का कोई बेनिफिट वहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो एक्टिविटी मैपिंग होनी चाहिए। तो एक तो प्रॉब्लम यही है टाइड की कि एक्टिविटी मैपिंग नहीं है। तो टाइड क्या है ना, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है टाइड में, कि जो आपने स्कीम लॉन्च कर दी वो सब जगह यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट कर दी। तो टाइड की वजह से ये होता है। अनटाइड में क्या है कि आपको जो चाहिए आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत मेजर इशू है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ कि टाइड ग्रांट ज़्यादा होता है अनटाइड के बजट, अनटाइड के कंपैरिजन में। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एक तो सॉल्यूशन ये है कि अनटाइड शुड बी ग्रेटर देन टाइड। सो सॉल्यूशन इज अनटाइड ज़्यादा मिलना चाहिए टाइड से। एंड इवन इफ यू आर प्रोवाइडिंग टाइड, सो टाइड फंड अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो टाइड ग्रांट शुड बी, तो ये बजट में ही इनका मेंशन होना चाहिए कि इवन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इवन टाइड ग्रांट भी नहीं मिलता है। आपको आपको फंक्शन तो दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपको वाटर कंजर्वेशन का फंक्शन तो मिल गया, बट वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए आपके पास फंड्स ही नहीं है, आपको मिला ही नहीं ग्रांट। तो बजट में प्रोविजनिंग टाइड ग्रांट्स की होनी चाहिए। और अनटाइड ग्रांट्स शुड बी मेड स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी मतलब जैसे मैंने बताया कानून में ही इसका प्रावधान करना पड़ेगा कि पंचायती राज एक्ट जो भी आपने एक्ट पास किया है उसके अंदर ही प्रावधान करें कि पंचायत को इतना पैसा दिया जाएगा। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली एक्चुअली क्या है ना, ये फाइनेंस कमीशन करता है कि कितना पैसा दिया जाएगा रेवेन्यू एंड कितना फिर पर्टिकुलर एक पंचायत को उसमें से मिलेगा या एक म्यूनिसिपैलिटी को उसमें से मिलेगा, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन तय करता है। तो स्टैट्यूटरी अभी नहीं है क्योंकि रिकमेंडेटरी, अगर आप स्टैट्यूटरी कर दोगे उनकी रिकमेंडेशंस को तो अनटाइड ग्रांट जो भी मिल रहा है स्टेट फाइनेंस कमीशन के माध्यम से वो रिकमेंडेटरी हो जाएगा। और अगर कानून में ही सरकार ये प्रावधान कर दे कि जो भी ग्रांट मिलेंगे उनको, अगर उसका आप प्रावधान कुछ भी कर सकते हो, आप ये भी प्रावधान कर सकते हो कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन ने कहा वो रिकमेंडेटरी होगा, वो दैट इज मैंडेटरी एंड दैट इज कंपल्सरी प्रोविजन। और यू कैन ऑल्सो से दैट कि जो कानून आपने पास किया उसमें आप एक दे दें, प्रोविजन दे दें कि हम इतना परसेंट फंड्स तो हम देंगे ही देंगे बजट का, इतना परसेंट स्टेट गवर्नमेंट पंचायत से म्यूनसिपैलिटीज़ को आप डिवॉल्व करेंगे एज अनटाइड ग्रांट। ऐसा कुछ आप स्टेटूटरी प्रोविजनिंग कर देंगे तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन मिल जाएगा टाइड एंड अनटाइड का। जो ये ग्रांट्स इनको मिलते हैं वो इनको प्रॉपरली मिल पाएंगे जो कि अभी नहीं मिल पाते हैं। और अनटाइड शुड बी ग्रेटर देन टाइड, तो अनटाइड के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए रेदर देन टाइड, क्योंकि उसमें लोकल टेलरिंग की स्कोप खत्म हो जाता है। अपने नीड्स और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कैसे टेलर करें उसका स्कोप बिल्कुल नील बटा नील हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर इशू। देन अनदर मेजर इशू इज lethargic or disinterested to levy tax. So this is one of the many issues which we are seeing in the local self government. So what is the issue? Issue is we have already seen that कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज को वो अथॉरिटी नहीं होती कि वो कोई टैक्स लेवी कर सके या पैसा कमा सके अपना ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। लेकिन ये भी देखा गया है कि इवन अगर उनको डिवॉल्व किया भी गया है वो अथॉरिटी, उसके बावजूद भी वो लेथार्जिक या डिसइंटरेस्टेड रहते हैं टू इम्पोज अ टैक्स ऑन दी पीपल। क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स, ड्यू टू वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्योंकि उनको वोट चाहिए। और ऑब्वियसली अगर वो उनसे पैसा मांगेंगे जो कि ऑलरेडी उनके पास नहीं है, अगर गांव में आपको पता ही है स्थिति क्या होती है, तो ऑब्वियसली अगले बार वोट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक इशू है। इसका सॉल्यूशन क्या है? ऑब्लिगेटरी टू इम्पोज टैक्स, इट इज शुड बी मेड ऑब्लिगेटरी। जो हमने बताया था कि तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेटरी होना चाहिए कि उनको पावर अथॉरिटी दे, और ऑब्लिगेटरी ये भी होना चाहिए कि उनको टैक्स इम्पोज करना ही करना है, कि जो अथॉरिटी उनको मिली है वो अथॉरिटी उनको यूज़ करनी है। सो ऑब्लिगेटरी उनको इम्पोज करना ही करना है, दैट शुड बी मेड ऑब्लिगेटरी। सेकेंड, एक मिनिमम रेवेन्यू कलेक्शन का स्टैट्यूटरी एक सीलिंग आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। स्टैट्यूटरी नॉट सीलिंग बट स्टैट्यूटरी मिनिमम वैल्यू, है ना, मिनिमम वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी। लॉ के अंदर ही, कानून के अंदर ही उसका प्रावधान करना पड़ेगा कि इतना कम से कम तो एक पंचायत कलेक्ट करके ही देगी, एक मिनिमम आप डिफाइन कर सकते हैं। और तीसरा, इंसेंटिव ग्रांट्स। तो आप कोई भी ग्रांट्स आप दे रहे हैं, अनटाइड ग्रांट या इवन टाइड ग्रांट भी, तो आप इंसेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑन रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन,
है ना, वो कितना कलेक्शन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप इंसेंटिव ग्रांट दे सकते हैं, टाइड या अनटाइड। कुछ कुछ 20% उस ग्रांट का आप इंसेंटिव के ऊपर रख सकते हैं कि वो तभी मिलेगा जब आप ऑन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इतना इम्पोज करके इतना मनी अर्न करेंगे, अपने खुद ही टैक्स इम्पोज करके, यानी कि खुद का रेवेन्यू उतना कम से कम आपको अर्न करना पड़ेगा अगर आपको वो 20% ग्रांट चाहिए तो ये एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो दिस इज दी कैन बी दी सोल्यूशन। अनदर 1 और 2 प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिसको हम अभी बताएंगे एंड देन वी विल कंक्लूड, ठीक है। नेक्स्ट इशू इज, अनदर इशू इज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज आर अनेबल टू टेक लोन्स, ठीक है ना, वो लोन्स नहीं ले पाते हैं अभी। ऐसा अभी प्रावधान कहीं नहीं है, किसी कानून में नहीं है, किसी इवन जब आपने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट बनाया तब भी ऐसा कोई प्रावधान कहीं किया ही नहीं गया, ना कोई आज तक कानून है ना कोई पॉलिसी ऐसी बनाई गई है। तो वो लोन्स नहीं ले सकते और गेट फंड्स फ्रॉम द स्टेट। और फंड्स, अगर उन्हें कोई फंड चाहिए किसी पर्टिकुलर, मतलब इवन अगर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट उनको अंडरटेक करना है, फॉर एग्जांपल उनको मान लीजिए कहीं आप मान लीजिए नाइट शेल्टर का बिल्ड करना है, नाइट शेल्टर, ठीक है, या फिर हाउसिंग, लोगों को हाउसिंग हाउसेस बना के देने हैं, ठीक है, या कहीं कोई कम्युनिटी हॉल बनाना है, या कहीं आप समझ सकते हैं, या कहीं कहीं लाइब्रेरी बनानी है, कोई म्यूजियम बनाना है, एनीथिंग रिलेटेड टू डैट, कोई एसेट बनाना है, कोई कहीं ग्राउंड बनाना है, प्ले ग्राउंड बनाना है, कुछ भी ऐसा कोई उनको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अंडरटेक करना है एज पर देयर, जो उनको एज पर लोकल पीपल्स विश, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पंचायत डिसीजन लेती है, ग्राम सभा पूरी तरीके से उस पर कंट्रोल रखता है। तो पंचायत मीटिंग जब भी होल्ड करती है तो ग्राम सभा के भी कई मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ग्राम सभा में तो सब जो एडल्ट वोटर्स होते हैं, ठीक है, उसके कई मेंबर्स, कई रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज पार्टिसिपेट करते हैं पंचायत मीटिंग में, उसकी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। तो ग्राम सभा का ही कंट्रोल रहता है। तो पंचायत के पास अभी लोन्स लेने की, और साथ में अगर कोई फंड चाहिए उन्हें, स्पेशली अगर अलग से कोई गवर्नमेंट से फंड चाहिए किसी पर्टिकुलर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए, वो नहीं होता उनके पास, प्रोविजनिंग अभी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसका सोल्यूशन क्या है? पॉलिसीज रिक्वायर्ड। पॉलिसी क्या चाहिए? पॉलिसी यही चाहिए कि अगर वो कोई भी कहीं भी कोई लोन लेना चाहते हैं किसी भी सरकारी तंत्र से, ठीक है ना, सो बैंक क्रेडिट उनको मिल पाए, बैंक क्रेडिट इजीली मिल पाए उनको, कोई ये नहीं कि कोई मॉर्गेज नहीं रखना चाहिए। इट शुड बी द बैंक शुड बी बैंक पंचायत को एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ को क्रेडिट दें, अगर ताकि वो किसी भी ऐसी कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या कहीं से कुछ काम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ पॉलिसी लेकर आए ताकि बैंक का क्रेडिट उनके लिए ईज किया जा सके, बैंक ईजिली उनको विदाउट एनी मॉर्गेज क्रेडिट दे सकें। तो इसमें जैसे मैंने बताया था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से वो बोरो कर सकते हैं, मतलब उसकी गारंटी पे। तो ऐसी एक इनके पास भी फंड होना चाहिए, एक पंचायत फंड और म्यूनिसिपैलिटी फंड, ठीक है, ऐसा कुछ भी फंड हो सकता है। तो इसके जो भी मनी है ना उस फंड में क्रेडिट होना चाहिए, जो भी इनके पास पैसा आ रहा है उस फंड से ही, ऑब्वियसली उनको उसी फंड से यूज़ करके वो पैसा यूज़ करना चाहिए। तो ऐसा कोई एक फंड का प्रोविजनिंग, एक पॉलिसी, एक कानून पास करे, उसमें उस फंड का प्रोविजन करे और उस फंड के सिक्योरिटी पे वो लोन ले पाए। तो ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो मैंने बताया कि कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अंडरटेक करने के लिए मिनिस्ट्री से उन्हें पैसा चाहिए, तो मिनिस्ट्री के अंदर एक सेपरेट फंडिंग विंडो इसी काम के लिए होनी चाहिए कि कोई भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अगर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अंडरटेक करने के लिए उनको प्रोजेक्ट सबमिट करता है, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट प्रपोजल या एनीथिंग यू कैन से सबमिट करता है, तो अगर मिनिस्ट्री सेटिस्फाई होती है कि हाँ डेफिनेटली इससे कोई रिम्यूनरेटिव प्रोडक्टिव एसेट बिल्ड कर रहा है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, ऐसा कोई जिससे उनका लॉन्ग टर्म रेवेन्यू अर्न कर सकें, तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट असाइन करके उसको फंड करके फंड करे मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी उस पैसे को यूज़ करके कुछ एसेट उसको बिल्ड कर सकें। तो ऐसा प्रोविजनिंग आपको करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट इशू है, हम वो भी डिस्कस करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the issue faced by the panchayats and municipalities is non-standardized accounting of finances।
सो द इशू इज़ जो भी वो पैसा खर्च कर रहे हैं या कमा रहे हैं, ऑब्वियसली एक अकाउंटिंग उनको मेंटेन करनी होती है। तो इशू ये है कि कोई अभी स्टैंडर्डाइज वे नहीं है अकाउंटिंग का, ठीक है। हैपजार्ड वे में अकाउंटिंग होती है, सब पंचायत की अपनी अकाउंटिंग है। किसी पंचायत फॉर एग्जांपल P1 की अपनी है, P2 की अपनी है, P3 की अपनी है, M1 की अपनी है, M2 की अपनी है, M3 की अपनी है। कोई स्टैंडर्डाइज वे नहीं है अकाउंटिंग का। अकाउंट आपको पता ही है, अकाउंट्स इज दी स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपने कितना कमाया और कितना खर्च हुआ, वो स्टेटमेंट आपको बताना है। तो कोई स्टैंडर्डाइज वे नहीं है अकाउंटिंग का, दैट इज द इशू। एंड अनदर इम्प्रॉपर ऑडिट, ठीक है। ऑडिट भी इनका नहीं होता है प्रॉपरली। अब क्योंकि ऑडिट इनका नहीं होता है, और अगर होता भी है तो जो पंचायत ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं इन दी पंचायत इटसेल्फ वही स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं, ठीक है। सो विलेज पंचायत का, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति का ऑडिट वहीं के ऑफिसर्स करते हैं जो कि पंचायत के ही पार्ट होते हैं। तो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल रेगुलेटर्स या ऑडिटर्स नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इम्प्रॉपर ऑडिट होता है इनका, और नॉन स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब क्योंकि ये नहीं होता है, इस वजह से जो भी पैसे का लेखा जोखा है वो प्रॉपरली नहीं रखा जाता है, और बहुत ज़्यादा इसमें करप्शन है, बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें गैप्स हैं, जिसकी वजह से पैसे का सिफनिंग ऑफ फंड्स हो जाता है। सिफनिंग ऑफ फंड्स है ना, SIPHONING, सिफनिंग मतलब पैसा चोरी हो जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। ऑब्वियसली स्टैंडर्डाइजेशन आपको करना होगा। कोई ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम, पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लस एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी मेड एज स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट उसका स्टैंडर्ड बनाए, स्टेट गवर्नमेंट, और वो थ्रू आउट दी स्टेट वही स्टैंडर्ड यूज़ है पूरे पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटीज़ में। एंड दैट शुड बी मेड कंप्यूटराइज होना चाहिए। सारे जो भी फंड्स रिलीज उनको हो रहा है वो भी वहाँ पे दिखना चाहिए, जो जितना पैसा वो यूटिलाइज कर रहे हैं वो भी वहाँ दिखना चाहिए। यानी कि जो रेवेन्यू आ रहा है वो वहाँ पे दिखना चाहिए, पंचायत को पूरा वहाँ पे नज़र आना चाहिए, और जो वो खर्च कर रहे हैं उसकी अकाउंटिंग भी उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो, और वो सारा ऑनलाइन हो। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ दी फाइनेंसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ना, दैट शुड बी मेड स्टैंडर्डाइज, ठीक है। कैग ऑडिट होना चाहिए, ठीक है ना, कैग का ऑडिट होना चाहिए। इम्प्रॉपर इस तरीके से इनसाइडर ऑडिट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मेड कैग ऑडिट होना चाहिए। और पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, इनका लोकल इंस्टीट्यूशंस का कैग ऑडिट होना चाहिए। उसके अलावा परफॉर्मेंस ऑडिट भी होना चाहिए। केवल यही नहीं कि आपका यही ऑडिट हो गया कि आपने क्या खर्च किया और क्या कमाया, बट परफॉर्मेंस भी होना चाहिए, ऑडिट भी होना चाहिए कि परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में आप ये भी जज करते हैं कि क्या आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल यूज़ किया आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल किया, कि जो पैसा आपको मिला क्या उसको और बेहतर तरीके से आपने यूज़ किया, या आपने बहुत ही 10 रुपये मिले और आपने 10 रुपये के 10 रुपये ही खर्च कर दिए, या आपने उसको इस तरीके से यूज़ किया कि 10 में से आपने 5 यूज़ किया, 5 आपने बचा लिए और आपका काम भी कंप्लीट हो गया। तो परफॉर्मेंस ऑडिट मीन्स that you have achieved the desired objective at the lowest cost, and you have also given the intended benefit to the people also. So lowest cost में आपको benefit देना है, तो वो भी एक audit होना चाहिए to encourage the local government to utilize the money economically, ठीक है ना। और कैग ऑडिट का जहाँ तक सवाल है, तो कैग ऑडिट ऑब्वियसली बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती हैं, बट it should be made obligatory. CAG audit should be made part of the पंचायती राज एक्ट itself. कैग ऑडिट इनका होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या होता है ना, बहुत ही बेकार ऑडिट होता है इनका जो ऑडिट होता है, दैट इज़ वेरी सोशल ऑडिट जो होता है, दैट इज़ वेरी बैड, बहुत इम्प्रॉपर होता है। इनसाइड जो पंचायती ऑडिटर्स होते हैं जो वो अपॉइंट करते हैं उनके साथ उनका कोल्यूजन हो जाता है, ऑडिटर्स एंड इनका ऑफिसर्स का, और फिर तो क्या घालमेल होता है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो इट शुड बी इंडिपेंडेंट एंड रेगुलेटरी ऑडिट, जैसे कैग से एक प्रोफेशनल ऑडिट कराना चाहिए इंडिपेंडेंटली एक्सटर्नल पार्टी से, और मैं कहूँ तो कैग से ही कराना चाहिए, ठीक है। कैग ऑडिट एजेंसी जो कैग ने अपॉइंट की है, एंड परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। तो ये एक इशू है
ये इस तरीके से। तो तभी आप बेसिकली ये सब इश्यूज थे जिनके हमने सॉल्यूशंस भी दिए। अगर ये सब इश्यूज को हम इन सॉल्यूशंस के हिसाब से एड्रेस करेंगे तभी हम इनको फाइनेंशियली एम्पावर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब अगर आप कोई भी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर जो कि आपके मेंस में पूछा जा सकता है पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ का, डेट इज़ अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर, यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप इश्यूज एंड सॉल्यूशंस लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि डेफिनेटली यू हैव अंडरस्टूड दी सब्जेक्ट वेरी वेल। ठीक है, so now we'll end our lecture here. In the next lecture we'll study the last lecture of the fiscal federalism. We will study the issues in fiscal federalism, मोटे मोटे जो इश्यूज हैं फिजिकल फेडरलिज्म में और क्या सॉल्यूशंस हैं, वैसे हम इश्यूज और सॉल्यूशंस के हिसाब से इसको देखेंगे। ठीक है, सो टिल देन काइंडली इफ फॉर मोटिवेटिंग मी काइंडली like my lecture and subscribe to my channel for more such videos. Thank you very much.